साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का जो इतिहास रहा है उसमें जो मुगल वाला पोर्शन है उससे संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और उसकी व्याख्या को भी यहाँ पर देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या सहित। तो पहला प्रश्न है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं या 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में मेवाड़ तथा विजयनगर राज्यों का उल्लेख किया है। दूसरा है, बाबर के अनुसार उसने भेरा के किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया। तीसरी चीज, बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की थी। चौथा, पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये 4 आपके पास विकल्प हैं। इसमें से जो विकल्प डी है कि पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाबर ने खानवा का युद्ध जो कि आपका 1527 में होता है राणा सांगा के साथ, तो इस खानवा युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात गाजी अर्थात योद्धा एवं धर्म प्रचारक की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार से डी ऑप्शन गलत है। अन्य जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में मेवाड़ तथा विजयनगर राज्यों का उल्लेख किया, सही है। क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ एवं विजयनगर राज्यों का उल्लेख किया है। दूसरा कथन जो बी वाला है, इसके अनुसार बाबर ने भारत पर पहला जो आक्रमण किया था वो 1516 ईस्वी में बाजौर पर किया था और उसी आक्रमण में उसने भेरा के किले को जीता था। जब पहला आक्रमण 1516 में करता है, बाबर ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि भेरा को जीतने में उसने सर्वप्रथम बारूद अर्थात तोपखाने का प्रयोग किया था। तो बी वाला सही है। अब सी ऑप्शन वाले को भी देख लेते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में होता है, 1526, इसमें बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति जो तुलगामा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उसमें उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे था कि बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की थी, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध जो कि 1527 में होता है, इस युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर की भारत में साम्राज्य स्थापित करने की लालसा थी। दूसरा, बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया। तीसरा, खानवा का युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। तो इसमें देखें तो जो पहले आपका तीसरा वाला ऑप्शन है कि खानवा का युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, तो यह गलत है। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य जो है पानीपत का युद्ध होता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सी, डी और सी हट गए। अब आपके पास बचा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। तो पहला वाला कि खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर की भारत में साम्राज्य स्थापित करने की लालसा थी, ये सही है। दूसरा कि बाबर ने इस युद्ध में खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, ये भी सही। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन सही है। स्पष्टीकरण को देखें तो राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध जो होता है मार्च 1527 ईस्वी में होता है, जिसका मुख्य कारण बाबर का भारत में मतलब अब इतनी स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अर्थात यहाँ पे विस्तार करना चाहता था। जो दूसरा कथन था, बाबर ने इस युद्ध में अर्थात खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद, ये इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध होता है, तो जिहाद का नारा दिया तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। दूसरा, बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन कराया। तीसरा, उसने मुवियान नामक पद्य शैली का विकास किया। चौथा, उसने रसाले उसज की रचना की। तो ये चारों ही कथन जो हैं सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण देख लें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। दूसरा, बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान जो कि तुर्की भाषा में रहा है, इसका संकलन कराया। तीसरा, बाबर ने मुवियान नामक एक पद्य शैली का विकास किया। चौथा, उसने रिसाले उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से चारों कथन सही हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि चौसा के युद्ध के पश्चात शेर शाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की। दूसरा, हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में परास्त करके शेर शाह ने दिल्ली का सिंहासन
प्राप्त किया था। तीसरा, शेर शाह ने रोहतासगढ़ किले का निर्माण साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए किया। तो यहाँ पे देखें तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, तो जो गलत है वो हमें बताना है। तो इसमें जो पहला आपका कथन है कि चौसा के युद्ध के पश्चात शेर शाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी, ये गलत है, जबकि बाकी के जो दो हैं वो सही हैं। तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं, ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। पहला कि हजरत आला की उपाधि शेर शाह ने नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत धारण की थी, अतः कथन जो पहला है वो गलत है। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ याद रखिएगा कि जो चौसा के युद्ध होता है इसमें जब हुमायूं को पराजित करता है तो शेर शाह की उपाधि धारण करता है, और जबकि हजरत आला की उपाधि जो है शेर शाह ने नुसरत शाह को हराने के बाद धारण की थी। दूसरा, शेर शाह ने 1540 में हुमायूं को कन्नौज के बिलग्राम में के युद्ध में परास्त की कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसके बाद तीसरा जो कथन है, शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ का नामक एक सुदृढ़ किला बनवाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शेर शाह ने किस साम्राज्य के संदर्भ में कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ऑप्शन है आपका ए मारवाड़, बी मराठवाड़ा, सी बिहार और डी बंगाल। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, मराठवाड़ा के लिए कहा गया यह। तो शेर शाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका होता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शेर शाह कालीन साम्राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कि प्रत्येक सूबा जो इनका प्रशासन रहा है शेर शाह का, तो इनके सूबे में प्रत्येक सूबा अनेक सरकारों में बटा होता था। दूसरा, प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में बांटा गया था। तीसरा, मुंसिफ ए मुंसिफान नामक अधिकारी का संबंध राजस्व विभाग से था। तो इसमें जो आपका पहला और दूसरा, इसमें हमें सही कथन बताने हैं, तो इसमें पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। तो स्पष्टीकरण देखें तो शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में, तो मतलब जो सूबा था उसे सरकारों में विभाजित किया गया। प्रत्येक सूबा या एकता अनेक सरकारों में बटा होता था। प्रत्येक सूबा या एकता मतलब एक प्रकार से जो कह सकते हैं स्टेट होते थे या प्रांत होते थे, वो अनेक सरकारों में बटा था। प्रत्येक सरकार को परगनों में बांटा गया था जिसके प्रमुख अधिकारी थे सिकदार व मुंसिफ। तो केंद्र सूबों में, सूबे सरकारों में और सरकार परगनों में बटे हुए थे, और जो परगने का मुख्य अधिकारी होता था वो सिकदार या मुंसिफ कहलाता था। और प्रत्येक सरकार में दो मुख्य अधिकारी होते थे, एक सिकदार ए सिकदारान और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफियान, जिसमें सिकदार ए सिकदार सैनिक अधिकारी होता था, जबकि मुंसिफ ए मुंसिफियान मुख्यतः एक न्यायिक अधिकारी था। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया था कि इसका संबंध राजस्व विभाग से, तो राजस्व विभाग से नहीं, न्यायिक विभाग से इसका संबंध था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शेर शाह कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 3 कथन आपको दिए गए। पहला है कि शेर शाह की लगान व्यवस्था का स्वरूप मुख्यतः रैयतवाड़ी था, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। दूसरा, लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई गई, बटाई, मुक्तई तथा जब्ती। तीसरा, शेर शाह के समय में लगान नगद या अनाज दोनों रूपों में देने की छूट थी। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है, अर्थात तीनों कथन जो इसके हैं वो आपके सही हैं। स्पष्टीकरण देखें तो नस्क या मुक्ताई शेर शाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था वो भूमि पर लगने वाला करता था भू राजस्व था, जिसे लगान कहा जाता था। यह व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी। रैयत जो होते हैं, जो किसान होते हैं, उन्हें ही रैयत कहा जाता है। तो यह व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था, मतलब मीडिएटरों को हटाने का प्रयास किया गया, डायरेक्ट उनसे ही टैक्स लेने का कार्य किया गया, मतलब एक प्रकार से जमींदारी व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी चीज़ कि शेर शाह ने लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणाली अपनाई थी, बटाई, मुक्तई और जब्ती। तथा शेर शाह के समय में जो लगान था वो दोनों तरह से दे सकते थे, चाहे नगद दीजिए या जिन्स या अनाज दोनों के रूप में देने की छूट थी। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। 3 कथन, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि शेर शाह ने भूमि माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग करवाया। दूसरा कि माल गुजारी तथा लगान के अतिरिक्त किसानों को जरिमाना तथा महाशिलाना नामक कर देने पड़ते थे।
तो इसमें से बताना है कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से दोनों कथन आपके सही हैं। स्पष्टीकरण देखें तो शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी जो कि 32 इंच का होता था एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। दो चीज़ों का प्रयोग किया गया है, गजे सिकंदरी और सन की डंडी का। दूसरी चीज़ जो माल गुजारी या लगान था, इसके अतिरिक्त किसानों को जरिमाना मतलब सर्वेक्षण शुल्क तथा महाशिलाना कर संग्रह शुल्क, जो टैक्स उनको कलेक्ट किया जाता है उस पर भी एक टैक्स लिया जाता था। तो कर संग्रह शुल्क नामक भी कर देने पड़ते थे, जो क्रमशः भू राजस्व का 2.5%, मतलब जो आपका जरिमाना था सर्वेक्षण शुल्क 2.5% और महाशिलाना 5% था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि शेरशाह ने शुद्ध चांदी का दाम तथा तांबे का रुपया चलवाया था। दूसरा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के काल में पद्मावत की रचना की। तीसरा, उसने कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर की स्थापना की। तो हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं। तो गलत कथन इसमें हमें ढूंढना है। तो इसमें जो पहला कथन है वो गलत है कि शेरशाह ने शुद्ध चांदी का दाम तथा तांबे का रुपया नहीं चलाया था। तो स्पष्टीकरण देखते हैं। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया। ठीक है, तो शुद्ध चांदी का यहाँ पे क्या है, शेरशाह ने शुद्ध चांदी का दाम नहीं, शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था। शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था, तांबे का दाम यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है। दूसरी चीज कि शेरशाह के समय में ही जायसी ने पद्मावत की रचना की है, जिसमें पद्मावती के बारे में वर्णन किया गया है तथा पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगला इसमें जो है कि शेरशाह ने कन्नौज नगर को बर्बाद करके शेरसुर नगर की स्थापना की। तो यह भी सही है। तो आज के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न यह है कि अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, अकबर ने सिंहासन पर बैठने से पूर्व गजनी तथा लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। दूसरा, उसने अबुल फजल को खाना की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पे पहला कथन हमें यहाँ पे सही कथन बताना, तो पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन गलत है। स्पष्टीकरण देखें तो अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी तथा लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। दूसरा, 1556 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील तथा वजीर नियुक्त कर उसे खाना की उपाधि प्रदान की। इसके बाद आगे चल करके बैरम खां का जो पुत्र होता है उसे भी खाना की उपाधि अकबर के द्वारा दी जाती है, न कि अबुल फजल को। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 10 प्रश्नों को व्याख्या सहित देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।